पहले हम लोगों ने ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ये आर्टिकल हम लोगों ने किया था। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर क्या है उसको भी हम लोगों ने समझा था। अब जैसे हम लोग ऑस्कुलेटिंग सर्किल किए और उस ऑस्कुलेटिंग सर्किल यानी कर्व का प्रत्येक पॉइंट लें, उस प्रत्येक पॉइंट पर हम ऑस्कुलेटिंग सर्किल लिए थे। तो जितने पॉइंट थे सभी पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल जब डिटरमिन किया गया था तो जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर था उन सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन लोकस ऑफ स्फेरिकल सर्कुलर कर्वेचर वहाँ था। अब यही वर्क हमको करना है कि कोई भी एक कर्व दिया गया है और उस कर्व के प्रत्येक पॉइंट पे हम ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालें। तो जब ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकालेंगे तो जितने भी कर्व के पॉइंट हैं हर पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर जब निकलेगा तो उन सभी स्फीयर का जो सेंटर होगा उन सेंटर को ज्वाइन करने पर हमको फिर एक कर्व मिलेगा और वो जो कर्व होगा उसी कर्व को अब ऑस्कुलेटिंग स्फीयर के लिए कर्व C1 और जो ओरिजिनल कर्व है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे हम ऑस्कुलेटिंग स्फीयर डिटरमिन कर रहे हैं वो हमारा कर्व C होगा। तो अभी हम लोगों ने ये निकाला था कि जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल था उस ऑस्कुलेटिंग सर्किल ऑस्कुलेटिंग स्फीयर था उसका जो सेंटर था CI, उस CI की वैल्यू था XI प्लस रो PI प्लस रो डैश सिग्मा BI ऐसा था। तो अब आप देखेंगे कि जो सेंटर हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल का था, अब कैसे इस बात को ध्यान में रखेंगे तो उसको जो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर था वो सिर्फ XI प्लस रो PI था। अब हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का जब सेंटर आएगा तो उसमें एक चीज एक टर्म ही बढ़ जाएगा। वो टर्म क्या बढ़ेगा कि ये रो है तो रो डैश हो जाएगा और फिर एक कप्पा नहीं है तो टाउ नहीं उसका सिग्मा यहाँ आ जाएगा और PI रो के साथ है और यह रो डैश BI यानी रो PI और इसी रो का डैश और फिर एक और अतिरिक्त ये BI है तो उसका टाउ BI डैश टाउ होता है। ये याद रखने का पैटर्न है कि BI डैश टाउ होता है तो उसी टाउ का चूंकि कप्पा नहीं है रो है तो इसलिए उसका सिग्मा ए आ गया। तो ये हमारा सेंटर आ गया। अब एक चीज आप देखेंगे इसी से अभी हम सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर निकालेंगे लेकिन इसी से एक बात और आपको यहाँ से रिजल्ट एक मिलेगा वो ये कि जो गिवन कर्व है जो हमारा गिवन कर्व है जिसका कोई पॉइंट P लिया इसका कोऑर्डिनेट XI और इस पे एक ऑस्कुलेटिंग स्फीयर डिटरमिन किया। ऑस्कुलेटिंग स्फीयर एक्चुअली ये सर्किल दिख रहा है लेकिन ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ऐसे कंसीडर करें इधर और फिर दूसरे साइड ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर। अब इस ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का सेंटर अभी हमारा स्फीयर हुआ तो उसका सेंटर वो जो सेंटर हो गया तो वो वैल्यू हमारा आया है CI XI और प्लस रो PI और रो डैश सिग्मा BI। अब आप देखें कि यदि ये कर्व ऐसा हो कि उस कर्व का कर्वेचर कांस्टेंट हो जाए। जब कर्व का कर्वेचर 0 होता है तब तो स्ट्रेट लाइन होता है लेकिन ये हमारा कर्व है तो कर्वेचर 0 नहीं है। यदि ये कर्व का गिवन कर्व जो हमारा C है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे हमको ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकालना है जिस स्फीयर का सेंटर हमारा यह आया हुआ है तो उसी का यदि इस कर्व C का कर्वेचर जिसको हम कप्पा से जानते हैं ये जो कर्वेचर कप्पा हुआ यदि ये कांस्टेंट हो जाए इज कांस्टेंट ये हमारा कांस्टेंट हो जाए तो एक रिजल्ट यह देता है। वो रिजल्ट क्या है कि इसमें कप्पा नहीं है रो आया है तो यानी जब कप्पा कांस्टेंट है इसलिए रो की वैल्यू 1 का बाई कप्पा और ये कांस्टेंट है ये भी हमारा कांस्टेंट है इसलिए ये भी हमारा ये आल्सो ये कांस्टेंट ये हमारा कांस्टेंट हो गया ये कांस्टेंट आ गया। अब
अब जब यह रो कांस्टेंट है तो यहाँ रो डैश आया, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रो डैश जो हुआ वो 0 हो गया। तो जब 0 हो गया तब हमारा सेंटर क्या आया, तो देयरफॉर सेंटर सी आई इज इक्वल टू एक्स आई प्लस रो पी आई। अब ये रो डैश 0 होने के कारण बी आई का टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा और तब हमारा जो सेंटर हुआ वो एक्स आई प्लस रो पी आई हुआ। अभी आप देखेंगे कि ये सेंटर वही है जो ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर था, ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर। तो ये जो सेंटर आया वो सेंटर वही हुआ जो हमारा ऑस्कुलेटिंग सर्किल का सेंटर था। तो इससे हमको ये मिला कि जो ये कर्व है, इस कर्व पर हमने जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर लिया है, यदि इस कर्व तो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का सेंटर और यदि ये ऑस्कुलेटिंग सर्किल है तो उसका सेंटर। अब ये जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है, इसी स्फीयर को जब ऑस्कुलेटिंग प्लेन इंटरसेक्ट करेगा तो जो सर्किल आएगा। तो अब हमारा जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है और ऑस्कुलेटिंग सर्किल है, इन दोनों का सेंटर यदि ये इसका कर्वेचर इस कर्व का कांस्टेंट हो जाए तो दोनों का सेंटर एक ही रहेगा। यानी हमारा यह एक पॉइंट हुआ और ये सेंटर ऑस्कुलेटिंग सर्किल का हुआ और इसी को स्फीयर ले ले तो हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर हो गया, तब दोनों सेंटर एक ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम लोगों ने एक रिजल्ट को पाया कि यदि कोई एक हमारा कर्व ऐसा है कि उसका यदि कर्वेचर हमारा कांस्टेंट हो तो उसका जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारा वही होगा जो उस पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग सर्किल निकाल है, उसका जो सेंटर होगा वो होगा। तो यह तो ये इसी से रिजल्ट हमको मिला। लेकिन अब लोकस हमको निकालना है तो उस लोकस पर हम आते हैं। तो अब लोकस से क्या हमको मिला, तो वहाँ से आप देखेंगे कि जैसे हमारा कोई एक कर्व लिया गया और इस कर्व का एक ऑस्कुलेटिंग स्फीयर लिया गया। अब इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ऐसा नहीं है कि हाफ इधर आएगा हाफ इधर आएगा, वो उसका पोजीशन क्या होगा वो तो डिपेंड करेगा इस पर कि इस पर टेंजेंट लेंगे, उसका नॉर्मल प्लेन लेंगे, नॉर्मल प्लेन का जो नॉर्मल प्लेन होगा वो प्रिंसिपल नॉर्मल और बाई नॉर्मल को कंटेन करेगा। तो प्रिंसिपल नॉर्मल के अलावा जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हुआ उसको हमने लिया, वो लिया, और जो इसका बाई नॉर्मल हुआ उस बाई नॉर्मल के अलावा ये वैल्यू लिया, और तब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का रिजल्टेंट, वो रिजल्टेंट से जो पॉइंट मिलेगा वो उसका सेंटर होगा। तो ये हमारा कर्व है और उस कर्व का ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है। अब इस ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का सेंटर ये हमने ले लिया, यह पी एक्स आई यह लिया। इस पॉइंट का ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, पिछले सर्किल लिया था, ये ऑस्कुलेटिंग स्फीयर, इसका सेंटर ले लिया। फिर इसका हमने दूसरा कोई पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर भी हमने क्या किया कि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इस पॉइंट पे डिटरमिन किया, उसका भी सेंटर लिया। इस तरह से ये जो पॉइंट है इस पर भी, यानी इसके प्रत्येक पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है, और जब सभी का जो सेंटर होगा, ये सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे तो वो हमको एक कर्व देगा, और यह जो कर्व होगा वही हमारा कर्व C1 और ये ओरिजिनल कर्व C ये कहलाता है। तो ये चूंकि सेंटर के ज्वाइन करने से या सेंटर को के मूव करने से ये हमको एक कर्व मिलता है, इसलिए ये सेंटर का लोकस होगा। और किसका सेंटर? कि ऑस्कुलेटिंग स्फीयर का। तो अब इसका जो लोकस हुआ, जो कर्व हमारा C1 होता है, तो इस सेंटर का लोकस, तो जिसका भी लोकस निकालना होता है, ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं जिसका लोकस निकालना होता है उसके कोऑर्डिनेट को सपोज कर लेते हैं और जो कंडीशन दिया जाता है उससे रिलेशन निकालते हैं, और उसी रिलेशन में जो हमारा
कोऑर्डिनेट सपोज किया गया, उसको करंट कोऑर्डिनेट में चेंज कर लेते हैं तो वो उसका लोकस आ जाता है। तो इसके सेंटर में रिलेशन, इसका सेंटर ये सपोज किया गया और इसमें रिलेशन यह आ गया। अब इस सेंटर का लोकस लेना होगा तो जो कोऑर्डिनेट हमने सेंटर का सपोज किया उसको करंट कोऑर्डिनेट में बदल देंगे। तो करंट कोऑर्डिनेट में बदलेंगे तो ये हमारा एक्स आई, और यह एक्स आई क्या है कि ये स्मॉल एक्स आई है, एक कर्व सी का जो करंट कोऑर्डिनेट है वो, और जो कैपिटल एक्स आई है वो कर्व C1 का जो करंट कोऑर्डिनेट है वो हमारा एक्स आई है। तो ये वैल्यू आ गया एक्स आई प्लस रो बी आई और प्लस रो डैश सिग्मा और बी आई, ये हमारा एक्स आई आ गया, ये एक्स आई आया। अब हमारा जो ये लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर का जो इक्वेशन हमने लिखा, इसी से अब हमको कुछ रिजल्ट निकालना होगा। तो अब कौन से रिजल्ट निकालने हैं, उस थ्योरम को मैं लिख रहा हूं और तब उस थ्योरम से जो रिजल्ट होंगे उसको कैसे लाएंगे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। बाई नॉर्मल ऑफ C1 आपको अभी बताया गया कि जो ऑस्कुलेटिंग स्फीयर है उसके जो सेंटर है, सेंटर का जो लोकस हुआ वो फिर एक कर्व देगा, वही कर्व C1, और जो ओरिजिनल कर्व है जिसके प्रत्येक पॉइंट पे ऑस्कुलेटिंग स्फीयर निकाल रहे हैं वो हमारा कर्व C है। तो बाई नॉर्मल ऑफ C1, कर्व C1 जो है उसका जो बाई नॉर्मल होगा वो पैरेलल होगा टू द टेंजेंट ऑफ C। जो कर्व C है उसका जो टेंजेंट होगा उसके पैरेलल बाई नॉर्मल होगा, एंड वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा। वो क्या है कि कर्व C1 का बाई नॉर्मल कर्व C के टेंजेंट के पैरेलल हो तो कर्व C का बाई नॉर्मल कर्व C1 के टेंजेंट के भी पैरेलल होगा। ये पहला रिजल्ट। दूसरा, देयर प्रिंसिपल नॉर्मल आर पैरेलल। देयर प्रिंसिपल मतलब कि कर्व C का प्रिंसिपल नॉर्मल और कर्व C1 का प्रिंसिपल नॉर्मल, ये दोनों पैरेलल होंगे एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों पैरेलल होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ये सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ टू कर्व्स, यानी कर्व C है और कर्व C1 है, इन दोनों के कर्वेचर, यानी कर्व C का कर्वेचर कप्पा और कर्व C1 का कर्वेचर कप्पा 1, तो इन दोनों कर्व के जो कर्वेचर का प्रोडक्ट होगा यानी कप्पा इंटू कप्पा 1 इज इक्वल टू, ये इक्वल होगा किसके, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर टार्सन्स, यानी दोनों कर्व C का और कर्व C1 का कर्वेचर का प्रोडक्ट यानी कप्पा इंटू कप्पा 1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टार्सन, यानी कर्व C का टार्सन टाउ और कर्व C1 का टार्सन टाउ। तो कप्पा इंटू कप्पा 1 इज इक्वल टू टाउ इंटू टाउ, ये हमको निकालना है। अब आप देखें कि आपको जब भी C1 का हमको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये C1 का हमको यहाँ दिखाना है कि C1 का बाई नॉर्मल भी निकालना पड़ेगा और उस C1 के बाई नॉर्मल को हमको दिखाना पड़ेगा कि जो C का टेंजेंट है उसके पैरेलल है, और फिर ये कर्व C1 का टेंजेंट वाइस वर्सा है, कर्व C1 का टेंजेंट C के बाई नॉर्मल पे, तो यानी कर्व C1 का हमको क्या क्या निकालना है पहले उसको आप समझते चले। तो कर्व C1 का पहले टेंजेंट निकालना होगा T1, और जब टेंजेंट निकाल जाए तो दूसरे में प्रिंसिपल नॉर्मल यानी P1, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि जो P1 होगा और जो P होगा, P मीन्स कर्व C का, ये दोनों प्रिंसिपल नॉर्मल पैरेलल होंगे। तो यानी हमको निकालना क्या क्या है, तो T1 निकालना है, P1 निकालना है और फिर B1 भी निकालना है। तो B1 आपको पहले नहीं कर निकलता है, प्रोसीजर कई बार हम लोगों ने किया। कर्व C1 का इक्वेशन लिखें और वो xi के टर्म में उसको S1 के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dxi बाई ds1 होगा तो वो T1 देगा। T1 को फिर S1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो T1 डैश देगा, तो वहां से कप्पा 1
और P1 ये निकलेगा, तो वहां से P1 की वैल्यू निकालें, और जब T1 निकल जाए, P1 निकल जाए, तब आपका B1 निकलेगा। B1 इज इक्वल टू B1 आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आई जे के, और B1 निकालना है तो उसके आगे T1 जे और P1 के, ये जब रहेगा तब हमारा B1 निकलेगा। और जब B1 निकल आएगा तब उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो B1 आई डैश देगा, और वो माइनस टाउ 1 P1 हमको आई देगा। तो हमको इसमें चूंकि कर्व C1 का टार्सन भी निकालना है, तो इतना प्रोसीजर है। तो सबसे पहले कर्व का इक्वेशन लिखें और C1 का इक्वेशन, तो C1 का इक्वेशन अभी हम लोगों ने निकाला था, उसको कैसे लिखेंगे उसको एक बार और आपको हम बता दे रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ द कर्व C1 इज xi, अब कैसे लिखेंगे उसको देखें। xi एक कैपिटल में, ये C1 का करंट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू xi और प्लस यह जो C1 होता है वो प्रिंसिपल नॉर्मल में होता है, नॉर्मल प्लेन में होता है, तो नॉर्मल प्लेन PI और BI को कंटेक्ट करता है। तो xi इज इक्वल टू रो PI और प्लस जो रो आया उसी का डैश, और BI आया है तो टाउ और उसका सिग्मा BI। और ऐसे इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत कर्व C1 का जहां पड़ेगा वहां इसकी जरूरत पड़ेगी, इसी को हमने 1 ले, ये हमारा इक्वेशन बना। अब आप क्या करेंगे कि T1 चाहिए कर्व C1 का, तो T1 तब मिलेगा जब इसको S1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो दोनों चीजें हैं, इसको S1 के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, S के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, जो भी करेंगे रिजल्ट एक ही आएगा। तो यदि हम इसको S1 के रिस्पेक्ट में करना चाहें तो S1 के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो जिसको भी लिखें तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू S1 वी फाइंड, तो देखें यहां से dxi बाई ds1 S1 के रिस्पेक्ट में करें, और जब S1 के रिस्पेक्ट में करें तो चूंकि ये सब कर्व C का है तो इसलिए सब का आर्क लेंथ यस है, तो S1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सब यस का है, इसलिए यस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और लास्ट में ds बाई ds1। इधर यस के रिस्पेक्ट में करते तो ये dxi बाई ds1 इंटू ds1 बाई ds करते, तो ds1 बाई ds आता तो इधर आता, और तब ये सब यस के टर्म है तो यस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाते। लेकिन यदि S1 के रिस्पेक्ट में किए हैं तो अब इधर हमारा ये यस के रिस्पेक्ट में होगा ds बाई ds1 आई। तो यहां से यह xi डैश s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और प्लस रो डैश PI प्लस रो PI डैश प्लस यहां से रो डबल डैश 3 का है, रो डबल डैश सिग्मा BI और प्लस रो डैश सिग्मा डैश BI और प्लस रो डैश सिग्मा BI डैश A आया। और चूंकि S1 के रिस्पेक्ट में हो रहा है और ये सब यस के रिस्पेक्ट में किया है, इसलिए यहाँ ds बाई ds1। अब इसी को यदि इधर ट्रांसपोज कर दें तो dxi बाई ds1 और तब यह ds1 बाई ds देंगे। तो यदि यस के रिस्पेक्ट में करें तब आपका dxi बाई ds1 और यही इधर जो आएगा ds1 बाई dsO और सिर्फ एक टर्म रहेगा। तो किसी के रिस्पेक्ट में करेंगे रिजल्ट आपको यही आएगा। यदि ये टर्म इधर रहेगा तो ds1 बाई ds रहेगा और इधर रहेगा तो ds बाई ds1 रहेगा। तो ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब जहां जहां xi डैश है तो उसकी वैल्यू हम लिख सकेंगे, pi डैश की वैल्यू, bi डैश की वैल्यू, तो इसको हम लिखेंगे। तो दिस इंप्लाई ये dxi बाई ds1 यही आपका t1i, यह दे दिया t1i इज इक्वल टू xi डैश का मतलब ti और यह रो डैश pi
और यहाँ से प्लस रो पी आई डैश प्लस रो पी आई डैश, तो ये टाउ बी आई माइनस कप्पा टी आई, या पी आई डैश की वैल्यू हो गई, और प्लस यहाँ से रो डबल डैश सिग्मा बी आई और प्लस रो डैश सिग्मा डैश और बी आई, और यहाँ से अब ये बी आई डैश माइनस टाउ पी आई ऐसा देगा, तो ये माइनस रो डैश सिग्मा और टाउ पी आई, और यह डी एस बाई डी एस ऐसा हमको मिल गया। अब जरा देखें कि इसमें कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, तब आप देखेंगे कि यह टी वन आई इज इक्वल टू यह टी आई है, और फिर आप देखें टी आई जहाँ जहाँ है उसमें देखें कि वो उसको एक पास कलेक्ट करें, पी आई को एक पास कलेक्ट करें, बी आई को एक पास कलेक्ट, तो टी आई, और देखें टी आई कहाँ है, तो एक टी आई है, तो यह रो और कप्पा फिर 1 दे दिए, तो ये माइनस टी आई और ये प्लस टी आई, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी आई जो आया वह ये टी आई इसके साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ से यह टी आई और माइनस टी आई को एक पास कलेक्ट किया, और पी आई को कलेक्ट करें, पी आई को, तो यहाँ से आया रो डैश, यह आया रो डैश, और पी आई देखे कहाँ है, ये है। अब देखें ये सिग्मा और टाउ, इसी बात को ध्यान रखना होगा, टाउ को चेंज करेंगे तो 1 बाई सिग्मा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, तो ये माइनस रो डैश पी आई, तो ये माइनस रो डैश, अब ये भी हमारा टर्म समाप्त हो जाए। और बी आई को देखें, बी आई तो टी आई पी आई ये रो टाउ है, सिग्मा नहीं है, तो रो टाउ यहाँ से आ गया, और फिर यह रो डबल डैश सिग्मा ये आ गया, और यहाँ से प्लस रो डैश सिग्मा डैश, और कहीं कोई टर्म नहीं है, और लास्ट में डी एस बाई डी एस वन। आगे कुछ दिन बाद भी इसको देखें तो ध्यान रहे, तो सिंस ये रो कप्पा इज इक्वल टू 1 एंड सिग्मा टाउ इज इक्वल टू 1, इसका यूज यहाँ किया गया है, ये रो कप्पा ये वैल्यू -1 आया है, और वैसे ये वैल्यू आ गया, तब हमको क्या मिला, यह T1i केवल TI समाप्त हो गया, PI समाप्त हो गया, केवल BI का टर्म बचा है, तो वो आपका आया रो टाउ और प्लस रो डबल डैश सिग्मा और प्लस रो डैश सिग्मा डैश BI, और सारे टर्म हमारे कैंसिल हो गए। तो आपको इसके पहले भी रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था कि जब भी कर्व का इक्वेशन रहता है और उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं और T1i आता है, तब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यह T1i यदि ये कोई यूनिट वेक्टर रहेगा, इधर भी एक यूनिट वेक्टर, इधर भी एक यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर के इक्वल होता है और उनके मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। तो इट मीन्स यहाँ से T1, अब एक चीज़ छूटा हुआ है, यह ds/ds1 ये छूटा हुआ है, तब इसमें मैग्नीट्यूड के इक्वल और यूनिट वेक्टर के इक्वल, तो विच गिव्स T1i इज इक्वल टू BI। तो 1 था, इसको हमने 2 ले लिया, एंड ds बाई ds1, तो इसको इधर ट्रांसफर या एक बार लिख लें ds बाई ds1 और इसका प्रोडक्ट रो टाउ प्लस रो डबल डैश सिग्मा
प्लस रो डैश सिग्मा डैश, यह इसका कोफिशिएंट और ये वैल्यू 1, या यहाँ आप लिख सकते हैं यह 1 इज इक्वल टू एंड ये वैल्यू हमको मिल गया। और क्या करें कि इसको इधर ट्रांसपोज कर दें, तो जब इधर करेंगे तो ये ds1 बाई ds इज इक्वल टू रो टाउ प्लस रो डबल डैश सिग्मा प्लस रो डैश सिग्मा डैश, इसी को हमने थर्ड ले लिया। अब आप देखें यहाँ से एक रिजल्ट आया T1i इज इक्वल टू bi, तो यह T1i क्या है, टेंजेंट ऑफ कर्व C1, और bi क्या है, बाई नॉर्मल ऑफ कर्व C। तो जब ये दोनों इक्वल है यूनिट वेक्टर, तो दो यूनिट वेक्टर इक्वल तब होते हैं जब वो पैरेलल हो, और यदि ये दोनों प्लस में हो तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है और सेम डायरेक्शन में है, और यदि एक में माइनस आ जाता तो पैरेलल तो होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यह शो कर रहा है कि कर्व C1 का टेंजेंट कर्व C के बाई नॉर्मल के पैरेलल है। तो एक चीज पहले का जो वाइस वर्सा है, यानी कर्व C का बाई नॉर्मल, कर्व C का बाई नॉर्मल कर्व C1 के टेंजेंट के पैरेलल है। अभी एक चीज हमको दिखाना पड़ेगा अभी कि कर्व C1 का बाई नॉर्मल कर्व C के टेंजेंट, दोनों ही दिखाना है, ये वाइस वर्सा। इसका मतलब C1 का बाई नॉर्मल कर्व C के टेंजेंट के पैरेलल, और कर्व C1 का टेंजेंट कर्व C के बाई नॉर्मल पे। तो ये पार्ट हमको आया कि कर्व C1 का जो टेंजेंट है वो कर्व C के बाई नॉर्मल के पैरेलल है। अब उसका ये पहला पार्ट तब मिलेगा जब कर्व C1 का B1 निकल जाए। तो B1 निकालने के लिए T1 आपने निकाला, फिर P1 निकालेंगे तब B1 निकलेगा। इसलिए इस रिजल्ट का जो ये है कि कर्व C1 का बाई नॉर्मल कर्व C के टेंजेंट के पैरेलल हो, ये रिजल्ट दिखाने के लिए हमको बाई नॉर्मल तक वेट करना पड़ेगा। अभी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन जो 2 है वो 2 आपको शो कर रहा है कि कर्व C1 का जो इक्वेशन 2 shows that tangent of curve C1, tangent of curve C1 is parallel to binormal of कर्व C। तो इसका वाइस वर्सा पार्ट आया है। अभी ये पार्ट कर्व C1 का बाई नॉर्मल कर्व C के टेंजेंट के पैरेलल होगा, ये अभी निकालना शेष है क्योंकि वो B1 आएगा तब वो रिजल्ट निकलेगा। तो ठीक है, आपने यहाँ से T1 निकाल लिया, अब आपको P1 निकालना पड़ेगा। तो P1 निकालने के लिए जो T1i डैश होगा तब वो कप्पा 1 P1 देगा, और वहां से P1 भी निकलेगा, कप्पा 1 भी निकलेगा। तब डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू with respect to S1 we get S1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो यह dt1i बाई ds1, और ये s का टर्म है तो इसलिए is1 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा ds बाई ds1। तो यह bi डैश ds बाई ds1 ये आ गया, और यहीं से आपको यह दे दिया T1i डैश S1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो T1i डैश, और यहाँ से bi डैश, इसका मतलब माइनस टाउ, ये कर्व C का है तो इसमें 1 नहीं आएगा, तो माइनस टाउ
पी आई और यह डी एस बाई डी एस वन। अब ये आया, अब इसी T1 आई डैश को हम चेंज करेंगे कप्पा 1 P1 में, तो दिस इंप्लाई कप्पा 1 T1 है इसलिए कप्पा 1 और P1 आई, तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू माइनस टाउ डी एस बाई डी एस वन और पी आई। अब फिर देखें इक्वेशन, तो इस इक्वेशन में ये इस साइड में भी ये कई यूनिट वेक्टर है और इधर भी ये कई यूनिट वेक्टर है। तो जब कोई एक इक्वेशन है कि दोनों तरफ एक एक यूनिट वेक्टर ही हैं, तो यूनिट वेक्टर के इक्वल और उसके जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो अब आप देखेंगे, इसके पहले भी हमने बताया था कि जब निगेटिव में आता है तब जो यूनिट वेक्टर होता है उसी के साथ लेते हैं और वो रिप्रेजेंट करता है कि उसका डायरेक्शन, वो पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो विच गिव्स, अब ये क्या दिया, तो यहां से P1 आई इज इक्वल टू माइनस पी आई, तो थर्ड तक था, इसको हमने फोर्थ कर लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड देखें तो ये कप्पा 1 इज इक्वल टू माइनस टाउ डी एस बाई डी एस वन, माइनस नहीं, माइनस तो इसके साथ आ गया, तो टाउ डी एस बाई डी एस वन। अब हम क्या करें कि डी एस बाई डी एस वन की वैल्यू निकालें, तो वैल्यू को निकालेंगे तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये हमको दे दिया दिस इंप्लाई डी एस बाई डी एस वन इज इक्वल टू कप्पा 1 बाई टाउ, ऐसा हमको मिलेगा। अब इसको हमने फिफ्थ कर लिया, ये बिल्कुल हम ट्रैक पर ही चल रहे हैं। एक्स आई से टी आई, एक्स आई से T1 को निकालना, T1 से कप्पा 1, आपका कप्पा 1 भी आ गया और P1 आई ये भी आ गया। अब आप देखें कि यह P1 आई आ गया, ये P1 आई का मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व C1 और P आई का मतलब प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व C, तो ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब कर्व C1 का जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो कर्व C के प्रिंसिपल नॉर्मल के पैरेलल है, लेकिन माइनस होने के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में, वही आपका सेकंड रिजल्ट है। देयर प्रिंसिपल नॉर्मल्स आर पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको जो इक्वेशन 4 है उस पार्ट को दे दिया। तो इक्वेशन 4 ही हमको सेकंड पार्ट दे देगा। तो सेकंड पार्ट क्या है, इक्वेशन 4 shows that principal normal of कर्व C1, प्रिंसिपल नॉर्मल ऑफ कर्व C1 एंड C आर पैरेलल एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। which is result second। यही आपका जो रिजल्ट सेकंड है वो आपको दे दिया कि इनके जो प्रिंसिपल नॉर्मल है वो प्रिंसिपल नॉर्मल पैरेलल होंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो ये बात तो आ गई। अब हमको यहाँ ये दिखाना है कि इसका जो बाई नॉर्मल होगा वो कर्व C के टेंजेंट के पैरेलल हो। तो बाई नॉर्मल निकालें, तो
तो बाई नॉर्मल निकालने के लिए जब आपको T1 निकल आया, इसलिए इसको मिटाए नहीं, T1i निकल चुका है, P1i निकल चुका है, तो B1i निकल जाएगा। तो उसी B1i की वैल्यू को हम यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो नॉर्मल को निकालें तो we know that B1i, जब 1 रहेगा तो सब 1 में आएगा, एप्सिलॉन i j k, और b के बाद देखें पड़ेगा t, तो यह T1, i के बाद j और t के बाद फिर p, यह 1 और j के बाद k, ये फार्मूला होता है, ये हमारा फार्मूला हुआ। अब इनकी वैल्यू चूंकि हम लोग निकाल चुके हैं तो अब B1 निकाल सकते हैं, तो इनकी वैल्यू को देखें तो एप्सिलॉन i j k फ्रॉम टू T1i Pi, तो T1j Bj, तो यह Bj, और P1i माइनस Pi, तो P1k माइनस Pk, तो यह माइनस Pk, ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, ये इन दोनों इक्वेशन से 2 से ये आ गया और 4 से हमको ये मिला। अब ये वैल्यू निकालें तो यह B1i इज इक्वल टू, यहाँ से देखें माइनस को पहले ले लिया और तब एप्सिलॉन i j k, और यह Bj और Pk ये आया। अब इनकी वैल्यू हम निकालते हैं तो देखते हैं, तो जो रहता है जैसे B और P तीनों में से जो 2 रहेगा वो नहीं, जो बचेगा वो आएगा, तो T आएगा, और वो T माइनस के साथ आएगा कि प्लस के साथ आएगा, तो ये साइक्लिक में रहेगा तो प्लस के साथ, और स्क्यू रहेगा तुम्हारे, तो B के बाद P नहीं पड़ता है, P पहले रहता तब B रहता है, तो वो साइक्लिक होता है, यानी B पहले आ गया P बाद में आ गया तो माइनस देगा, वो माइनस ये प्लस कर देगा, तो ये माइनस ऑलरेडी था और इसका B के बाद P है, इसलिए A स्क्यू हो गया है। तब हमारा यहाँ से यह T और J है, K है, अब I जो नहीं रहता है वो आ जाता है। तब आपने देखा कि कर्व C1 का बाइनॉर्मल, कर्व C के टेंजेंट, इसका वाइस वर्सा तो हम लोग निकाल लिए थे, लेकिन ये कि कर्व C1 का बाइनॉर्मल इज पैरेलल टू टेंजेंट ऑफ C, वो यहाँ निकला है। अब ये देखें ये 1 है, इसका मतलब C1 का बाइनॉर्मल, I इक्वल है Ti, तो Ti आपका कर्व C का टेंजेंट है। तो द एबव इक्वेशन shows that binormal of curve C1 is parallel to tangent of C. Tangent of C, which is first part of result 1। ये आपका रिजल्ट 1 का फर्स्ट पार्ट, और सेकंड तो हम लोग पहले ही कर चुके थे, तो वो चीज़ें आ गई थी। अब इनकी ज़रूरत हमको पड़ सकती है, इसीलिए इसको अभी हम मिटा नहीं रहे हैं, तो ये अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये वैल्यू T1i की वैल्यू Bi, ये हम यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर हम ले सकते हैं। तब आप देखें क्या क्या कर लिए और क्या ये आपका शेष है। तो हमने C1 का बाइनॉर्मल, अभी हमने दिखाया C1 का बाइनॉर्मल C के टेंजेंट के पैरेलल है, ये दिखा दिया, और
कर्व C1 का टेंजेंट कर्व C के बाई नॉर्मल के पैरेलल होगा तो ये तो पहले ही रिजल्ट में ये पहला जो हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया था और dxi/ds1 की वैल्यू t1i और समथिंग bi आया था, तो वहीं से वाइस वर्सा वाला कन्वर्स पार्ट आ गया था। अब एक फर्स्ट पार्ट उसका बचा था तो ये यहाँ आ गया, तो ये आ गया। और हम लोग ये दिखा चुके हैं कि इनके जो कर्व C1 का और कर्व C के प्रिंसिपल नॉर्मल है वो पैरेलल है और माइनस होने के कारण अपोजिट डायरेक्शन में। सेकंड भी आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू कर्व्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर टार्सन। तो पहले दोनों का टार्सन निकालें। तो टार्सन निकालने के लिए कर्व C1 का टार्सन जब B1i को डिफरेंशिएट करेंगे तो B1i डैश देगा वही माइनस τ1 और P1i ऐसा देगा। तो टार्सन निकालने के लिए B को ही डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तब हम क्या करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग, अब इसी को हमने ले लिया, ये 5 तक था तो ये 6, डिफरेंशिएटिंग with respect to S1 to equation 6 we find, अब देखें क्या मिला। तो S1 के रिस्पेक्ट में तो यह dB1i by ds1 और यह ti डैश ds by ds1 S1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं कि यह B1i डैश दे देगा, और लेकिन ये हमारा S का टर्म है इसलिए वो S के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, ds by ds1 लिख लेंगे। तब ये वैल्यू देखें क्या आया, यही B1i डैश दे दिया तो ये वैल्यू माइनस τ1 और P1i ये वैल्यू दे दिया। और यहाँ से ti डैश, तो ti डैश की वैल्यू कप्पा pi और ds बाई ds1 ऐसा है। अब देखें आपको टार्सन का प्रोडक्ट और कर्वेचर का प्रोडक्ट ये इक्वल होगा, तो इससे p को हमको हटाना पड़ेगा। तो p हम समझ रहे हैं यहाँ कि यदि इस P1i इसकी वैल्यू माइनस pi कर दें तो ये प्लस pi हो जाएगा, यानी यही हमको मिल गया τ1 pi माइनस को इधर ट्रांसपोज कर ले तो माइनस P1i इक्वल टू pi, दोनों को एक कर रहे हैं तो τ1 और यह pi इज इक्वल टू कप्पा। अब इसे ds बाई ds1 की वैल्यू यहाँ से रख दें तो ये आ गया कप्पा और यह pi ये तो रहा, लेकिन ds बाई ds1 ये आपका कप्पा 1 और अपान τ ये आया। तो ये इसमें किसका किसका यूज किया, तो एक तो 4 माइनस P1i को p किया pi किया और एक ds बाई ds1 तो बाई यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5, इस 4 और 5 को यूज करने पर ही आ गया। अब यह pi और pi ये सेम है इसलिए इसके मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, तो दिस इंप्लाई यहाँ से τ1 इसका मैग्नीट्यूड और इस pi का मैग्नीट्यूड कप्पा 1 और अपान ये τ1 है ये τ। अब इसको इधर ट्रांसपोज करें तो यहाँ से आ गया τ1 इज इक्वल टू कप्पा 1, ये रिजल्ट आ गया। तब हमने क्या दिखाया कि कर्व C का कर्वेचर और कर्व C1 का कर्वेचर, दोनों कर्वेचर का प्रोडक्ट उनके टार्सन के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। और यही चीज हमको थर्ड पार्ट दिखाना था। थर्ड पार्ट तो विच इज रिजल्ट थर्ड, यही हमारा थर्ड रिजल्ट है कि दोनों कर्व के कर्वेचर का प्रोडक्ट
उनके टार्सन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। यही हमारा थर्ड है। तो इस तरह से ये टोटल वर्क हमने किया। कैलकुलेशन लंबा हो सकता है लेकिन उसका प्रोसीजर डिफरेंट है कि हमको क्या पाने के लिए क्या करना होगा। तो इसको एक बार आप समझ लेंगे, फिर आगे का जो वर्क होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में